नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों हर राजनीतिक दल को ब्राह्मणों की चिंता खूब सता रही है। खासतौर से विपक्षी दल सपा, बसपा और कांग्रेस आए दिन ब्राह्मणों को लेकर कई तरह के वायदे करते दिखे, तो वहीं सत्ता दल यानी भारतीय जनता पार्टी भी अपने इस कोर वोट बैंक को खोना नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में श्री राम के बहाने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परशुराम के नाम में भी राम का नाम है। संकीर्ण सोच वाले राम परशुराम में भेद करते हैं। राम परशुराम दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं। कुछ लोग जाति की राजनीति कर जातिवाद का झंडा ऊंचा कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग वही लोग हैं जो कन्नौज के नीरज मिश्रा नाम के एक ब्राह्मण का सिर कटवा के मंगवाते हैं। दरअसल पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में 108 फीट की परशुराम की प्रतिमा लगाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के कुछ घंटों बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अगर वो 2022 में सत्ता में आएंगी तो परशुराम की इससे भी ऊंची प्रतिमा लगाएंगी। यही नहीं, उन्होंने पार्क और अस्पताल के नाम भी परशुराम के नाम पे करने की घोषणा कर दी। जाहिर है परशुराम के बहाने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों को राम की वास्तविकता पर ही विश्वास नहीं था, उन्हें राम की ताकत का एहसास अब तो हो रहा होगा। अब रोम की भाषा बोलने वाले लोग भी राम राम चिल्लाने लग गए हैं। भले ही वह परशुराम के बहाने ही क्यों न हो, लेकिन उन्होंने चिल्लाना तो शुरू किया है, क्योंकि राम का नाम तो ऐसा है कि आप जिस भी रूप में ले लें, राम के नाम पर ले लें, चाहे परशुराम के नाम पर ले लें और चाहे मरा मरा के नाम पर ले लें, वो तो हर एक का उद्धार कर देता है। लेकिन उन लोगों ने भी ये भाषा बोलनी शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत के अंदर राम नाम से ही बेतरनी पार होने वाली है, बाकी कोई उसका आधार नहीं है। और इस देश की जनता जनार्दन ने बार बार साबित करके दिखाया है। महोदय, ये वही लोग थे जिन्होंने राम सेतु का भी विरोध किया था, जिन्होंने सांप्रदायिकता कानून के नाम पर देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया था, इस समाज को बांटने का प्रयास किया था। आज फिर वे अपनी उस विभाजनकारी मंशा के रूप में फिर से आगे आ गए हैं और फिर से इस प्रकार की कुत्सित राजनीति करने के लिए फिर समाज को विभाजित करने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो लोग आज जातिवाद का नारा कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जातीयता का झंडा लेकर के चल रहे हैं। ये वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं तो कन्नौज के एक नीरज मिश्रा नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सिर काट करके ब्रीफकेस में भर करके अपने आप मंगाते हैं और उस शर्मनाक घटना के बाद भी जनता से माफी नहीं मांगते हैं। तो परशुराम के नाम में भी राम का नाम है। मुख्यमंत्री का आज ये विधानसभा में जो बयान था, वो संकीर्ण सोच वाले राम परशुराम में भेद करते हैं, ये भी उन्होंने कहा। विपक्ष पे आज वो जम के बरसे और राम परशुराम दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया, बताया। और कुछ लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं, यानी विपक्ष सपा बसपा पे उनका यह आरोप कि कुछ लोग जातिवाद का झंडा ऊंचा कर रहे हैं। तो लोग तिलक तराजू के नाम पर जहर घोलते थे। रोम की भाषा बोलने वाले राम राम कह रहे हैं। तो राम का नाम किसी भी नाम से ले, उसका उद्धार होगा। ये मुख्यमंत्री के आज का जो उनका भाषण था उसके शब्द हैं। मायावती ने चूंकि इससे पहले कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो समाजवादी पार्टी से भी ऊंची प्रतिमा परशुराम की वो लगाएंगी, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि वो 108 फीट ऊंची प्रतिमा परशुराम की लगवाएंगे। और पिछले कुछ दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में राम परशुराम और जो ब्राह्मण है उनको आधार बना के सियासत हो रही है। तो भगवान परशुराम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा, अखिलेश यादव ने यह कहा था। और परशुराम के नाम से एजुकेशनल रिसर्च सेंटर भी बनाया। तो भगवान परशुराम की 108 फीट की मूर्ति बनवाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के शब्द कि भगवान परशुराम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा।
यानी सपा, बसपा और भारतीय जनता पार्टी अब लगातार एक तरफ विपक्ष है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है। ब्राह्मणों को साधने की कोशिश हर तरफ से हो रही है। कोई राम का सहारा ले रहा है, कोई परशुराम का, कोई कह रहा है ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है, तो कोई उनको अपने पाले में करने की कोशिश में है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरसे और एक के बाद एक उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो विपक्ष को कहीं ना कहीं खटकेंगी कि रोम की भाषा बोलने वाले राम राम बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह कहा, राम का नाम किसी भी नाम से लें उद्धार होगा। उन्होंने कहा कि राम और परशुराम में कोई अंतर नहीं, दोनों भगवान विष्णु के अवतार। तो संकीर्ण सोच वाले राम परशुराम में भेद करते हैं, यह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, और कहा कि राम परशुराम दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं। यह कहने की नौबत इसलिए आई क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, हर कोई परशुराम को आधार बना के ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहा है। लगातार वो ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है। आज सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई मुद्दों को उठाया जिस पे विपक्ष हमलावर था, और एक एक करके जवाब दिया कि विपक्ष जातिवाद की राजनीति कर रहा है, विपक्ष की संकीर्ण सोच है, ये राम और परशुराम में अंतर नहीं जानते, इस पे कोई अंतर नहीं उनमें, और जो रोम की बात करते थे वो आज राम राम बोल रहे हैं। कुछ लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग जातिवाद का झंडा ऊंचा कर रहे हैं। यह विपक्ष को जवाब है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। लोग तिलक तराजू के नाम पर जहर घोलते थे, यह भी कहा मुख्यमंत्री ने। तो आज एक के बाद एक कई बातों का जिक्र किया, वो मुद्दे जिस पे सरकार पे विपक्ष हमलावर था, विपक्ष को आज मुख्यमंत्री ने अपनी ही भाषा में जवाब दिया, अपने ही अंदाज में जवाब दिया, और कहा कि राम और परशुराम में कोई अंतर नहीं, दोनों भगवान विष्णु के अवतार है। बस कुछ लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं। ये कुछ लोग विपक्षी दल थे, उनको यह जवाब दिया क्योंकि पिछले हाल के दिनों में लगातार ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश, परशुराम की मूर्ति, दूसरा दल कहता है कि हम उनसे जो चाहे सपा है उससे ऊंची प्रतिमा लगवाएंगे, मायावती कहती हैं जब सत्ता में आएंगे, लेकिन जब सत्ता में थे तब क्यों नहीं याद आई, ये एक सवाल अब भी बरकरार है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में परशुराम के जो आने का महत्व है वो क्या है, और अचानक कैसे परशुराम का नाम अहम हो गया, यह एक बड़ा सवाल है कि परशुराम उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक इतने अहम कैसे हो गए। और सवाल यह भी है कि क्या परशुराम की मूर्तियां वास्तव में ब्राह्मणों को खुश करने का जरिया बन सकती हैं। तो हर दल इस कोशिश में है कि कैसे, क्योंकि करीब 12% ब्राह्मण वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, सरकार बनाने और बिगाड़ने में एक बड़ा अहम रोल रहा है ब्राह्मणों का। लिहाजा हर दल की यह कोशिश है कि उन्हें अपने पाले में लिया जाए। पिछले कुछ वक्त में ऐसे कई घटनाक्रम हुए जिससे एक मैसेज ये गया, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज है, नाखुश है, असंतुष्ट हैं, उन पे अत्याचार हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसे आरोप लगाए गए विपक्ष की तरफ से सरकार पर, और उन्हीं आरोपों का जवाब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया और कहा कि जो लोग रोम की बात करते हैं आज राम राम बोल रहे हैं। कुछ लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, कुछ लोग जातिवाद का झंडा फहराना चाहते हैं। तो इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, कुछ जुड़ेंगे। शैलेंद्र तिवारी है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के, इसके अलावा
कीर्ति निधि पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। इसके अलावा हरीश चंद्र श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले कीर्ति निधि पांडे, आपके पास में आऊंगा। आज मुख्यमंत्री का जो जवाब था उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो सदन के अंदर अपना वक्तव्य दिया, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे फोकस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नहीं था। आज प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए यूरिया की कालाबाजारी है। उसके निदान पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ध्यान होना चाहिए था। आज कोविड-19 की वजह से जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वैश्विक महामारी फैली हुई है, जिसके लिए अस्पतालों की इतनी दुर्दशाएं हैं, मुख्यमंत्री के शहर में भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में, जहां बरसात के दिनों में 1 फुट पानी भर जाता हो, बरेली के एक अस्पताल का नजारा आप लोगों ने तमाम चैनलों के माध्यम से भी देखा होगा। तमाम अस्पतालों की इतनी दुर्दशाएं हैं, लोगों की जांचें नहीं हो पा रही हैं, लोग परेशान है कोविड-19 से। उस पर फोकस करने के बजाय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम और परशुराम में भेद बता रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज के मुख्यमंत्री हैं, गोरख पीठ के उत्तराधिकारी हुआ करते थे और आज गोरख पीठ के महंत भी हैं, लेकिन कभी भी परशुराम का नाम नहीं लेते थे। ये विपक्ष की जीत है कि राम के साथ साथ परशुराम का नाम लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज बाध्य हुए। और नहीं, वो ये कह रहे हैं कि उनमें कोई अंतर ही नहीं है। उन्होंने बताया कि राम और परशुराम में कोई अंतर नहीं, कुछ लोगों की जो सोच है वो संकीर्ण है। राजेश जी मैं बता रहा हूँ कि राम और परशुराम में कोई भेद नहीं है, लेकिन परशुराम का नाम नहीं लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये विपक्ष की जीत है कि आज सदन के अंदर राम के साथ परशुराम का भी नाम ले रहे हैं। विष्णु के अवतार तो भगवान राम भी थे, परशुराम भी थे, कृष्ण भी थे, भगवान विष्णु के तो कई अवतार हुए, लेकिन सवाल है कि चर्चा किसकी कौन करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जितनी भव्य प्रतिमा राम की मंदिर बनाने की सोच रहे हैं, जितना विकास अयोध्या का करने की बात कर रहे हैं, क्या कभी भविष्य में परशुराम जी की भी मूर्ति बनाने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या कोई भगवान परशुराम का भी मंदिर बनाने का काम करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भगवान परशुराम के जयंती पर अवकाश घोषित हुआ करता था समाजवादी पार्टी की सरकार ने, जिसको उन्होंने निरस्त कर दिया, क्या उसको बहाल करने का काम करेंगे? क्या संस्कृत विद्यालयों में जो अध्यापक भूखमरी के कगार पर है, क्या उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी अनुवादित करने का काम करेंगे जो समाजवादी पार्टी की सरकार करती रही है? इस बात का जवाब देना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। ठीक है, जब इन सब बिंदुओं पे बोलते हैं। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ, शैलेंद्र आपके पास मैं आऊं। मैं आपकी भी टिप्पणी इस पे चाहता हूं। आज जो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया विपक्ष को, क्योंकि कई दिनों से परशुराम के नाम पे सियासत सपा बसपा लगातार कर रही है, विपक्ष लगातार घेर रहा है, आप लोग भी ब्राह्मणों पे अत्याचार की बात करते हैं। आज जो जवाब था मैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। देखिए राजेश जी, आपने ध्यान दिया होगा कि मुख्यमंत्री जी ने उन पे कोई सवाल ना पूछा जाए, इसलिए उन्होंने तमाम राम परशुराम भगवान की चीजें के बारे में बात की और स्थितियां घुमा दी। क्योंकि सवाल पूछा जाना था उनसे बलात्कार, अपहरण, हत्या, लूट, डकैती, हिरौती, छिनैती, इस पे पूछना था और शिक्षा पे पूछना था, स्वास्थ्य पूछना था, कोरोना पे पूछना था। तो उन्होंने ले जाकर के राजनीति को कहां खड़ा किया कि अब राम और परशुराम में कोई अंतर नहीं है। नहीं, तो ये तो मजबूरी हो गई ना उनकी जवाब देना। आप लोग लगातार घेर रहे थे, विपक्ष लगातार ये कह रहे थे परशुराम और राम के नाम पे सियासत पिछले कई दिनों से हो रही है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से तो लगातार ब्राह्मणवाद की जो सियासत है वो हावी है, लिहाजा उन्हें जवाब देना पड़ा। राजेश भाई, लगातार उनसे पूछा जा रहा है कि हत्याएं क्यों हो रही हैं, लगातार पूछा जा रहा है कि लूट क्यों हो रही है, लगातार पूछा जा रहा है बलात्कार क्यों हो रहे हैं, लगातार पूछा जा रहा है कि आपके एमएलए विधानसभा के अंदर मारे क्यों जा रहे हैं,
लगातार पूछा जा रहा है कि विकास की स्थिति क्या है आप बताएं। हाँ। लगातार पूछा जा रहा है कि कोरोना की स्थिति आपने कैसे इस तरह लाके खड़ा कर दिया है। हाँ। पिछले 10 दिनों में 16 लाख पेशेंट बढ़ गए हैं। लगातार पूछा जा रहा है, इस पर जवाब न दे करके हाँ। आप आ गए हैं राम और बलराम और परशुराम पर बात कर रहे हैं। ठीक है। पहले आपको इस पर जवाब देना चाहिए। हाँ। प्रभु श्री राम सबकी आस्था का प्रश्न है। हाँ। और धर्म एक ऐसी चीज है जो बिना शिक्षा के अगर किया जाए तो सिर्फ युद्ध होता है। इसलिए जो लोग आज की तारीख में राम के चोले में रावण का किरदार बन के सरदार बनने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि चुल्लू भर पानी में डूब बनना चाहिए। प्रदेश की आवाम परेशान है, जनता परेशान है, त्रस्त है। आपने तमाम चीजों को ना बताते हुए आज फिर आपने वही ऊट पटांग सियासत की। और जहां तक रही परशुराम की बात करना, हाँ। परशुराम की बात करना योगी जी की अब मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि 2006 में 2012 में दो छोटे छोटे दलों ने ऐसा किया है। अब ये परेशान है, बिल्कुल व्याकुल भारत हो चुके हैं। तो आज इन्होंने नई लाइन दी है, परशुराम ठीक है, और राम मैं लौटता हूं दोनों का नाम लेकर के। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, क्या बुनियादी सवालों से बचने के लिए आज राम और परशुराम की बात सदन में मुख्यमंत्री ने की, जैसा आरोप विपक्ष आज लगा रहा है कि जो बुनियादी सवाल थे उनसे बचने के लिए आज बता रहे हैं कि राम और परशुराम में कोई अंतर नहीं? देखिए, विपक्ष की मजबूरी यह है कि विपक्ष जो है बातों को सुनना नहीं चाहता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में एक एक बात का जवाब दिया। कल हमारे आदरणीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने एक एक आंकड़े बताए थे सदन में कि वो हत्या का मामला हो, लूट का मामला हो, हाँ। वो डकैती का मामला हो, कितने परसेंटेज ये में कमी आई है। इन सबको पूरे आंकड़े दिए थे उन्होंने। कोविड का मामला हो, कोविड पे भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी संजीदगी के साथ पूरी तफसील से सदन में बात रखी। हाँ। कि उत्तर प्रदेश में जो कोविड की स्थिति है, कोविड संक्रमण से जो उपचार होकर के सफल ठीक होने वालों की स्थिति है, वो बहुत बेहतर है। पिछले 5-7 दिन से आप लगातार आंकड़े देख रहे होंगे कि जितनी संक्रमितों की संख्या है उससे ज्यादा कहीं उपचारित होकर के घर जाने वालों की संख्या, रिकवरी रेट उससे कहीं ज्यादा है। और मृत्यु दर निरंतर घटी है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष पानी बरसात हो गया, कहीं पानी चला गया बरसात के दिनों में, तो ये प्रायः इस तरह की इक्का दुक्का कुछ चीजें होती हैं। और वो भी कहीं पानी का जो निकास है उसकी दिक्कत की वजह से, कहीं ज्यादा अतिवृष्टि की वजह से, ये सब तो उसको लेकर के विपक्ष बात करता है, बुनियादी सवाल पे बात नहीं करता। विपक्ष को तो ये कहना चाहिए था, माननीय मुख्यमंत्री जी का सदन की मेज सभा के स्वागत करना चाहिए था कि जिस तरह से उन्होंने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में कार्य किया। हाँ। कि 23 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश में हाँ। किस तरह से कोरोना संक्रमण को उन्होंने रोका और ये निरंतर लोगों जो रिकवरी रेट है जिस तरह से उसमें बढ़ोतरी हुई, मृत्यु दर घटा और लगातार जांच, जहां एक भी प्रयोगशाला नहीं थी, आज आप उत्तर प्रदेश में जांच की स्थिति देख लीजिए, पर डे 1 लाख जांच हो रही है, तो 1 लाख से ज्यादा जांचें हो रही हैं। हाँ। तो ये जो उपलब्धि है सरकार की, हाँ। उस पर विपक्ष बात नहीं करना चाहता। हाँ। विपक्ष नकारात्मक चीजों को लेकर के बात करता है। वो आज दुर्दांत अपराधी मारा गया तो उनको ब्राह्मण याद आ गया। वो दुर्दांत अपराधी जब ब्राह्मणों को मारता रहा तब उनको ब्राह्मण नहीं याद आ रहे थे। और मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही कि भाई परशुराम राम तो एक ही है, सब हाँ। विष्णु के अवतार है, विपक्ष को कम से कम राम राम करना सीख लिया और उसी के बहाने परशुराम का नाम लेना सीख लिया। तो ये तो अच्छी बात है, किसी बहाने विपक्ष या सारे लोग राम का नाम ले। तो ये जो जिस तरह की जो विपक्ष की जो कार्यशैली है, जिस तरह के इनका वो दंगाइयों के फेवर में खड़े हो जाएंगे, वो अपराधियों के फेवर में खड़े हो जाएंगे, तो ये जनता देख रही ना। जनता में परेशानी नहीं है, परेशानी विपक्ष में है कि गांव-गांव, घर-घर, गली-गली, एक-एक गरीब के घर जिस तरह से लगातार मार्च के बाद से मुफ्त राशन पहुंचाने का काम किया है। ठीक है। वृद्ध हो, विधवा हो,
विकलांग हो, मजदूर हो, प्रवासी मजदूर हो, उनके खाते में पैसा, उनके घर अनाज पहुंचाना और प्रवासी मजदूरों को जिस तरह से रोजगार देने का काम किया, वो इतना अभिनंदनीय कार्य है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। ठीक है कीर्ति, मुद्दा नहीं है तो कोई ठीक है। कीर्ति निधि, सुना आपने जवाब, जो बुनियादी सवाल थे आपके, आपने जवाब सुना कि क्या क्या हुआ कोरोना काल में और कैसे सरकार उससे निपट रही है। देखिए राजेश जी, हरीश जी सच्चाई या तो कहना नहीं चाहते या तो सच्चाई से अपना। प्रभात जी, आ रहा हूं आपके पास। हाँ, इतना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि दो कैबिनेट मंत्री इनके कोरोना से के गाल में समा गए, दो कैबिनेट मंत्री। और पीजीआई के अंदर जिस तरीके से हमारे पार्टी के एमएलसी माननीय सुनील सिंह साजन जी एडमिट थे, उनके बगल में चेतन चौहान जी भी एडमिट थे, और जिस तरीके से सदन में विधान परिषद के अंदर उन्होंने उस पूरे वाकया का कल वर्णन कर रहे थे। हाँ। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पीजीआई में डॉक्टरों की टीम ठीक एक कैबिनेट मंत्री के साथ कौन सा व्यवहार कर रही थी। हाँ। इन सब तमाम बिंदुओं पे से अपना ये मुंह चुराना चाहते हैं, अपने को बचना चाहते हैं, उस सच्चाई से अपने को रूबरू नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ये जिन श्रमिकों नहीं राजेश, जिन श्रमिकों की ये बात कर रहे हैं, जिस रोजगार की बात कर रहे हैं, ये मनरेगा के अंदर रोजगार गांव में उपलब्ध कराए हैं 365 दिन में 100 दिन का रोजगार करके। क्या उस गरीब परिवार का पूरे 365 दिन चल जाएगा? पूरा साल कट जाएगा? पूरे साल में 100 दिन के रोजगार? ठीक बात, ये मुद्दे होने चाहिए थे, विपक्ष को उठाने चाहिए थे, लेकिन कीर्ति भाई विपक्ष भी तो लगातार परशुराम की बात कर रहा है, ब्राह्मणों पे अत्याचार की बात कर रहा है। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। प्रभात त्रिपाठी, ठीक है, प्रभात त्रिपाठी, परशुराम उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक कितने अहम कैसे हो गए? क्योंकि राम के नाम पे से तो लंबे समय से सियासत हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अचानक परशुराम के नाम पे जो सियासत होने लगी है, उसका क्या महत्व है? ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की स्थिति है कि जब भी चुनाव आते हैं तो किसी को राम याद आते हैं, किसी को परशुराम याद आते हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से 2022 का एक इलेक्शन आने वाला है विधानसभा का, हाँ। तो राम तो चलो हिंदुओं के आस्था के सवाल थे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जितनी भी राजनीतिक दल है, इन्होंने ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया। हाँ। अब कोई राम की बात करे, राम के मंदिर का निर्माण हो गया, त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ था। इस कलयुग में आप राम की बात करके सत्ता हासिल करने का प्रयास करते हैं, और आप कोविड जैसी वैश्विक महामारी को आप भूल गए। जैसे लाखों लोग पीड़ित हैं और जिनको दवाई नहीं मिल रही है, जिनको बेड नहीं मिल रहा है, जिनको उपचार नहीं मिल रहा है। हाँ। आज जिस तरीके से सदन में मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि रोम को राम याद आ रहे हैं, ये कांग्रेस पे देखता, उन्होंने दूसरा अटैक किया मायावती में कि किरण सराजू और तलवार। हाँ। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कोई जनेऊ का इस्तेमाल कर रहा है। जब यही पार्टियां सत्ता में थी, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे बहुजनवाद पार्टी, इन लोगों ने ब्राह्मण के लिए कुछ नहीं किया। हाँ। आज ब्राह्मण 14% उत्तर प्रदेश के अंदर है, इनको ब्राह्मण याद आ रहे हैं। ब्राह्मण एक सत्ता की है, सत्ता की चाबी है। हाँ। और ब्राह्मण जहाँ जाएगा वहाँ उसको सत्ता प्राप्त होगी। तो एक आदमी कुर्सी हासिल करने के लिए लगा हुआ है, एक व्यक्ति, एक पार्टी किसी को सत्ता में उतारने के लिए लगा हुआ है। हाँ। मैं ये पूछता हूँ सारे राजनीतिक दलों से कि इन्होंने ब्राह्मण के लिए किया क्या? ब्राह्मण स्वाभिमानी है। ब्राह्मण जब से चटकाटा करने लगा है, तब से ब्राह्मण की जो पहचान है वो खत्म हो रही है। हाँ। ब्राह्मण डिसाइडिंग फैक्टर है। ब्राह्मण जो है किसी का मोहताज नहीं है। ब्राह्मण जो का सबका मतलब ये होता है कि आप अपने सत्ता के जो राजा हैं उनको एक ज्ञान दें, उनको एक अच्छी शिक्षा दें। शैलेंद्र जी को आवाज नहीं जा रही, ठीक कीजिए। सत्ता हासिल करने के लिए कोई कृष्ण की बात करता है, राम की बात करता है, जी सारे अवतार है, परशुराम भी अवतार है। हाँ। तो जब आप कोई अंतर नहीं है राम कृष्ण परशुराम में, सिर्फ वोट बैंक हासिल करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए ये लोग एक सकुबा छोड़ रहे हैं। और ये जो 22 का चुनाव है, हाँ। उसके लिए एक चुनावी एक जमीन तैयार की जा रही है। हाँ। आज सदन जो है 3 दिन के लिए सदन बुलाया गया था, सदन आज अचानक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सदन को बुलाया गया था और जिस तरह योगी जी ने सदन में कहा, हाँ। अरे भाई योगी जी ये बताएं कि अगर विपक्ष कोई सवाल पूछ रहा है, हाँ। अब विपक्ष को एक्सपोज कीजिए। राम और परशुराम ने, हाँ। और मैं एक बात कहता हूँ राजेश जी, 105 फीट की मूर्ति बना देने से, परशुराम की मूर्ति बना देने से क्या किसका पेट
पेट भरेगा? लोगों के पेट खाली है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को जो है नौकरी नहीं मिल रही है। तो चाहे वो परशुराम की मूर्ति हो, चाहे वो राम का मंदिर हो, राम हमारे आस्था है कि एक हिंदू जो है, एक राम आस्था के सवाल है। राम राजनीतिक वोट बैंक नहीं होना चाहिए। राम और परशुराम को जिस तरीके से राजनीति का अखाड़ा बना दिया है इन लोगों ने, भगवान राम और परशुराम की आत्मा जो है ऊपर दुखी हो रही होगी। इस प्रदेश के अंदर रामराज की आप बात करते हैं, अगर अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति का पेट खाली है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे रामराज की परिकल्पना की क्या आवश्यकता है? आप लोग सिर्फ कुर्सी हटाने के लिए, आप लोग वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए आपको राम और परशुराम याद आते हैं। ठीक है राजेश जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश की राजनीति में। ये लोगों को समझना होगा कि इस तरीके की राजनीति से लोगों को निकलना होगा, बाहर आना होगा। कीर्ति भाई, आपने सुना प्रभात जी को जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किसी का भला नहीं होने वाला बहुत ऊंची मूर्तियां लगाने के बाद। अखिलेश यादव ने कहा था कि हम 108 फीट ऊंची परशुराम की प्रतिमा लगाएंगे, लेकिन आपको लगता है जिन ब्राह्मणों की निराशा की आप बात करते हैं कि वो नाराज है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, अगर आप ऊंची प्रतिमा लगाएंगे या हर जिले में प्रतिमा परशुराम की लगाएंगे तो उनकी नाराजगी को दूर करेंगे? क्या वो इससे खुश होंगे? क्या इससे भला होगा उनका? देखिए, प्रतिमा लगाना और रोजगार का ये दोनों अलग अलग विषय है। प्रतिमा लगाना एक आस्था का विषय है और प्रतिमा लगाने का काम प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी, मनोज पांडे जी, और केवल परशुराम की नहीं, समाजवादी पार्टी ने तो कहा है कि मंगल पांडे की भी प्रतिमा जिले जिले में लगाई जाएगी। अच्छा। और अपने खर्चे पे लगाई जाएगी, सरकार के खर्चे पे नहीं लगेगा, समाजवादी पार्टी अपने खर्चे पे लगाएगी प्रतिमा। और जहां तक प्रभात जी का कहना है कि किसी भी दल ने ब्राह्मणों का भला नहीं किया, समाजवादी पार्टी की सरकार आदरणीय नेताजी की सरकार रही और तमाम राज्यों में सवाल उठ रहा था कि भगवान परशुराम के जयंती पे अवकाश घोषित हो, और पहला राज्य उत्तर प्रदेश था जब उत्तर प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री माननीय नेताजी ने अवकाश घोषित करने का काम किया था। संस्कृत विद्यालयों में ब्राह्मण अध्यापक हैं और उनको अनुदान नहीं मिल रहा था, वो विद्यालय टूटने के कगार पे थे, उसको अनुदानित करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी की भी सरकार में ब्राह्मणों को राजनीति में पूरी भागीदारी सुनिश्चित कराई गई, कैबिनेट मंत्री से लगाए राज्य मंत्री तक बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। और रोजगार के अवसर जो समाजवादी पार्टी ने उपलब्ध कराए उसमें सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को रोजगार देने का काम किया, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाज के सभी वर्ग के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। अब सवाल है कि राम और परशुराम आस्था के प्रश्न है और आस्था को रोजगार से नहीं जोड़ा, रोजगार अलग विषय है और आस्था अलग विषय। नहीं, आस्था का विषय नहीं है। ना, ये आस्था की नजरिए से आप लोग नहीं कर रहे हैं, ये तो राजनीतिक नजरिया है। प्रभात जी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? एक सेकंड प्रभात जी, क्या मैं ये सही कह रहा हूँ कि ये आस्था से ज्यादा राजनीतिक नजरिया है? इसके पीछे अगर बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं तो जयंती पर अवकाश क्यों बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रभात जी की आवाज उठाइए। वोट हासिल करने की ये एक परंपरा चल पड़ी है। कोई राम की बात करता है, कोई 2 से लेकर 300 पहुंच गया। राम मंदिर क्या है? राम मंदिर आस्था का प्रश्न है या परशुराम की मूर्ति आस्था का प्रश्न है? तो आप उसको चुनाव के समय क्यों आप उठाते हैं? जब भी चुनाव आता है आप अंतिम छोर में बैठे हुए की व्यवस्था नहीं करते हैं। आप नौकरी रोजगार जा रहे हैं, नौकरी जा रही है, आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कोरोना में आदमी परेशान है, महामारी में। ये तो सवाल सरकार से प्रभात जी पूछा जा रहा है, सरकार जवाब नहीं देना चाहती, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जवाब नहीं देना चाहते। अरे भाई, सारे राजनीतिक दल है के पास करा लिया जा रहा है। आपकी राजनीतिक शून्यता का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। आपकी राजनीतिक शून्यता का फायदा हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार ये सवाल खड़ा कर रही है। ठीक है, शैलेंद्र आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शैलेंद्र आप टिप्पणी करना चाह रहे हैं? कानून व्यवस्था का सवाल हो, चाहे किसानों की समस्या का सवाल हो, लगातार समाजवादी पार्टी उसको उठा रही है। ठीक है, शैलेंद्र आप सुन पा रहे हैं? आप टिप्पणी करना चाह रहे थे? राजेश जी देखिए, एकदम सीधी सी बात है। हरीश जी कह रहे थे कि योगी जी बिल्कुल बाबा हैं और सब बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, उन्होंने हर सवाल पे जवाब दिया है और हर बात कर रहे हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है तो
विधायक थाने पे मारा जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, संदीप की लाश अभी तक नहीं मिली है कानपुर में, अपहरण के जो है फिरौती की रकम खुद पुलिस लेके दिलवाती है, शिक्षा की बच्चों की फीस माफ नहीं हो रही है, इस कोरोना में परीक्षा कराई जा रही है। ये तमाम सारी चीजें लाते हुए आप इन सब चीजों को कब तक प्रभु श्री राम के पीछे छुप करके अपने पापों को छुपाएंगे? नहीं, खाली इसमें चोला कोई पीछे नहीं है शैलेंद्र भाई, इसमें कोई दल पीछे नहीं है। आपका भी मैं बताता हूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जितिन प्रसाद हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था कि परशुराम जयंती पर दी जाने वाली जो सरकारी छुट्टी है उसे बहाल किया जाए। आप लोग भी इस कोशिश में थे कि कैसे ब्राह्मणों को साधा जाए। देखिए राजेश भाई, अच्छा छुट्टी को लेकर के पहले छुट्टी थी, हाँ। छुट्टी इन्होंने हटा दी, हाँ। तो उस पर अगर एक पत्र लिखा है तो सियासत तो आप उसको कहेंगे ही कहेंगे। नहीं है सियासत इसलिए कहेंगे, है ना, वो इसीलिए कहेंगे सियासत। तो राजेश भाई, अब राजनीतिक व्यक्ति कहीं पे कोई पत्र लिखता है, हाँ। तो सियासत हो या ना हो, वो जोड़ा सियासत के एंगल से ही जाता है। उदाहरण के तौर पे मैंने एक पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा कि बच्चों की फीस लोगों को बोल दीजिए कि भाई माफ कर दे, कुछ तो कम कर दे, लेकिन लेकिन लोगों ने उसको सियासत कर दिया, इनको अपनी राजनीति चमकानी है, इसलिए कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के किसी भी पत्र को राजनीतिक व्यक्ति लिखेगा तो वो सियासी माना जाएगा, हम भी मानते हैं, ठीक है। लेकिन आज सवाल हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार पर है, आज सवाल अव्यवस्था पे है, आज सवाल आपकी जो है नीति नियत पे है। आज आप पूरी तरह से हर एजेंडे में फेल है। अब आपका एजेंडा झंडा, डंडा, प्रोपोगेंडा है। प्रोपोगेंडा के माध्यम से आप उत्तर प्रदेश की आवाम को पूरी तरह से परेशान कर रहे हैं। हर चौराहे पे चालान हो रहा है, हर 500 मीटर में बताइए लाल बत्ती लगा दिए, 500 मीटर में। किसी को जिस आदमी ने लगाया है उसको लखनऊ की भौगोलिक स्थिति नहीं पता है, उसने ऐसी लाल बत्ती लगाई है जिसका कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन केवल जन वसूली के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ऐसे तंत्रों को खड़ा किया गया है जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। हरीश चंद्र जी, कह रहा हूँ कि शिष्टाचार ही भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है। हरीश चंद्र जी, क्या आज भारतीय जनता पार्टी में भी इस बात का क्या डर है आपके ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो झटक सकता है, क्योंकि नाराजगी ब्राह्मणों की कुछ मुद्दों पे सामने आई, विपक्ष भी लगातार आप लोगों को घेर रहा है, क्या आज यही वजह है कि मुख्यमंत्री को सदन में खड़े होकर राम और परशुराम में कोई अंतर नहीं, इस बात को बताना पड़ा? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती जी। भारतीय जनता पार्टी संगठन के स्तर पर देख लीजिए या सरकार के स्तर पर देख लीजिए, सभी जाति वर्ग समूह के लोगों का समावेश, नेतृत्व में प्रतिनिधित्व संगठन की शीर्ष इकाई से लेकर के बूथ इकाई तक है। और आप सरकार को देख लीजिए, सभी जाति वर्ग समूह के लोग का सम्यक प्रतिनिधित्व है, सम्यक रूप से निर्णय में सबकी भागीदारी है। तो ये जो लोग जातियों की राजनीति करते रहे, जिनका वोट बैंक से छक गया है, मैं चाहे अपने शैलेंद्र जी हों मित्र, चाहे केशव पांडे जी हों, ये सब जो भी इस तरह की बात कह रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, ऐसे ही बात सिर्फ 19 के खिलाफ पहले भी कहते थे। 19 का जब चुनाव आया था तो आप 2-3 महीने पीछे, 4 महीने पीछे, 6 महीने पीछे का आप डिबेट निकाल कर लीजिए, तो विपक्ष की भाषा सब यही होती है। लेकिन जन सरोकारों के प्रति योगी जी की सरकार समर्पित है और जन कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है, वो चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अपराध हो। हरी जी, जातिवाद की फिर राजनीति कौन कर रहा है? आप जिससे सवाल पूछो वो कहते हैं कि हम नहीं कर रहे, दूसरा दल कर रहा है। खुल के हर दल जातिवाद की राजनीति कर भी रहा है, वो सबके सामने है। तो फिर आप किस पे निशाना साध रहे हैं? कौन से दल हैं, कौन लोग हैं जो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं? नहीं, यही दल जो एक अपराधी को भी ब्राह्मण और जात पात के खाते में देखने लगता है। राजनीति की इससे भी निम्न स्तर पर गिरावट कभी होगी क्या कि जब एक दुर्दांत अपराधी को जात पात के राजनीति में खाते में देखा जाए? आप मुझे बताइए कि एक दुर्दांत अपराधी की मृत्यु के बाद
जिस तरह से परशुराम जी की मूर्त लगाने की और ये ब्राह्मण राजनीति की, हाँ। सभी दल हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, हाँ। सब ने बीड़ा उठाया। आप ये बताइए, वो अपराधी जब ब्राह्मणों की वहाँ हत्या कर रहा था तब ब्राह्मण वो नहीं थे? हाँ। तब ब्राह्मण इनको नहीं याद आए? और ठीक है, जवाब ले लेते हैं कीर्ति निधि। हाँ। कोई दल हाँ। अपराधी को जात के खाते में देखता है तो इससे ज्यादा सतही और कोई राजनीति हो नहीं सकती। हाँ। अपराधी होता है, हाँ। वो चाहे चलिए, जा रहा हूं। जाति वर्ग समूह का व्यक्ति। ठीक है कीर्ति निधि, आपने सुना, गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि जातिवाद की राजनीति आप लोग करते हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद आपको परशुराम की याद आ गई, हालांकि आप लोग पहले भी उसका जिक्र करते रहे हैं उनका, लेकिन आज क्या वजह रही कि बुनियादी मुद्दों को छोड़ के सिर्फ हम मूर्तियों के इर्द गिर्द रह गए? राजेश जी, हरीश जी भूल गए, भारतीय जनता पार्टी अब नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, तो ये बताने में कहीं पीछे नहीं रही कि नरेंद्र मोदी जी पिछड़ी जात के हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे देश में बताया। अगर जातिवाद की राजनीति नहीं करते तो ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जहां तक इनका आरोप है विकास दुबे के सवाल पर, हाँ। ये बात मैं पिछली बार भी आपके डिबेट में कर चुका हूं जी। कि विकास दुबे अपराधी था, उसका इनकाउंटर हुआ, हाँ। समाजवादी पार्टी सरकार के साथ है उस सवाल पर। अमर दुबे का इनकाउंटर हुआ, उस सवाल पर भी समाजवादी पार्टी उनके साथ है। उसकी तो जांच आयोग बना है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उसका जांच कमेटी बनी, उसकी जांच होगी। ठीक है। लेकिन एक सवाल मैंने पिछले डिबेट में भी खड़ा किया था, हाँ। वो सवाल आज पुनः पूछ रहा हूं हाँ। कि अमर दुबे की पत्नी, जिसकी शादी 30 जून को हुई थी, हाँ। और 2 जुलाई की घटना के बाद उसको षड्यंत्रकारी बता दिया गया, उसको जेल भेज दिया गया, खुशी दुबे को, उसके पिता को जेल भेज दिया गया, उसका अपराध क्या था? वो उसने कौन सा षड्यंत्र किया जिसकी शादी अमर दुबे से 2 दिन पहले हुई थी? क्या उस महिला का उत्पीड़न नहीं किया इस सरकार ने? क्या उस ब्राह्मण बेटी का अपमान नहीं हुआ इस सरकार में? हाँ। क्या उस लड़की के लिए, उस बेटी के लिए सवाल पूछना अपराध है समाजवादी पार्टी का? और अगर ये अपराध है तो अपराध हम करते रहेंगे। जहां अन्याय होगा, जहां अत्याचार होगा, अगर किसी बेटी का उत्पन्न होगा, किसी का उत्पन्न होगा समाज में, तो समाजवादी पार्टी सरकार से सवाल पूछेगी। और एक जिसकी कह रहे प्रशंसा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक दिन में 17 विधेयक पास कर दिया बिना चर्चा के। हाँ। किस बात के लिए सदन बुलाए थे जब चर्चा ही नहीं कराना था किसी विधेयक पे? एक विधेयक नहीं, 17 विधेयक पास किए और एक भी विधेयक पे चर्चा विपक्ष से नहीं किए। यही तो हिटलर चाहिए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, ठीक है। और सवाल दूसरे पे खड़ा कर रहे हैं। हाँ। प्रयागराज में एक परिवार के 5 ब्राह्मणों की हत्या होगी तो हम सवाल नहीं खड़ा करेंगे। हाँ। बेटा के अंदर 5 ब्राह्मणों की हत्या होगी कई दिन तो हम सवाल नहीं खड़ा करेंगे। प्रतापगढ़ के अंदर ब्राह्मणों की नहीं हत्या तो आप सड़क पे उतरिए ना, सरकार से पूछिए, विरोध प्रदर्शन करने की आपको इजाजत है। हालांकि अब कोरोना काल है, कई तरह की सावधानियां हैं। तो सवाल नहीं खड़ा होगा। हाँ, मेरठ के अंदर बेकसूर लड़के का इनकाउंटर होगा तो सवाल नहीं खड़ा होगा। हाँ। शैलेंद्र, इनकाउंटर होगा जहां उत्पीड़न होगा, हाँ। सरकार शैलेंद्र, छोटी टिप्पणी, फिर प्रभात भाई आपके पास आ रहा हूं। उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रही। ठीक है, शैलेंद्र तिवारी। मैं जवाब दे दूं? जी देखिए राजेश जी, जी हमारी संवेदना हरीश भाई के भी साथ हैं। हरीश भाई भी बहुत पीड़ित है भाजपा से, हाँ। मगर वो कह नहीं सकते हैं, मैं जानता हूँ। हाँ। आपको बताता हूँ मैं, जिस आपने अभी कहा सड़क पर करने के लिए, जिस पार्टी के एमएलए हाँ। उसकी सत्ता, 325 एमएलए की सरकार, पूरे बहुमत की, मतलब अपने आप में प्रचंड बहुमत और अखंड बहुमत हाँ। सरकार बनी हुई है। वो लोग अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं। पत्रकार बात करें तो मुकदमा हो रहा है, मारे जा रहे हैं, विधायक थानों किए जा रहे हैं, विपक्ष सड़कों पर धरने लगाकर बंद किया जा रहा है, और कोरोना की ऐसी भय बना करके ऐसा लोगों को डरा करके काम कर रहे हैं कि हर चौराहे पर 100 रुपए की तरह 500 का वसूली, 500 का उतराऊ, 5000 की वसूली। ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोग परेशान है। जहाँ पर वो रोटी और लंगोटी को परेशान है, वहाँ सरकार जनता की बोटी है। ऐसी स्थिति है कि आम आवाम पूरी तरह से गिरफ्त चुका है इस सरकार की महंगाई की आग में, इस सरकार की। शैलेंद्र भाई आ रहा हूँ, आपकी आवाज, शैलेंद्र भाई आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। प्रभात जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि परशुराम की मूर्तियां क्या वास्तव में
जिस तरीके से हर दल कह रहा है कि हम बड़ी प्रतिमा लगाएंगे, हम हर जिले में लगाएंगे, क्या ब्राह्मणों को खुश करने के लिए काफी है? क्या इससे उनकी परेशानियां दूर होंगी? क्या इससे उनका भला होगा? देखिए राजेश जी, आपको याद होगा जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने काशीराम और मायावती ने स्वयं अपनी मूर्तियां लगाई थी जी। और आज का बीएसपी कह रही है कि हम अस्पताल खोलेंगे ब्राह्मणों के नाम पे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब 14 और 19 के चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो मोदी के सामने मोदी को सारे जाति का वोट मिला था और विपक्ष सुनबूद हो गया था। लेकिन आज जिस तरीके से फिर ये एक जाति के आधार पे एक वोट पोलराइज करने शुरू हो गया। सबसे बड़ी चीज क्या है, 2022 के इलेक्शन में राष्ट्रपति के नाम पे लोकसभा इलेक्शन हुए और मोदी के नाम पे लोकसभा इलेक्शन बीजेपी ने जीते। अब उत्तर प्रदेश में 2022 का इलेक्शन होना है भारी मैंडेट के साथ। योगी की सरकार जीरो टॉलरेंस के नाम पे उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई थी। तो सभी तरह से सभी जात के लोगों का भागीदारी थी, चाहे ब्राह्मण हो, आपके यादव हो, सब लोगों ने भाजपा को वोट किया था। तो ये एक व्यक्ति, इसको एक मैं ये कहूंगा कि 2022 से पहले करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मेरे काम में कुछ छुपाने के लिए हम अगर आएंगे तो हम ब्राह्मणों के लिए करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब विपक्ष सत्ता में थी ब्राह्मण के लिए योगी जी की सरकार कर रही है, इसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो आप एसटीएफ को जो एक परिभाषित किया है कि ठाकुर की पार्टी चल रही है, ठाकुरों की प्रभात जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही। मैं दोबारा आपका रुख करता हूं, लेकिन कीर्ति निधि जी, आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि जब 2022 का चुनाव होगा और मुख्यमंत्री, मेरी तरफ से जवाब तो ले लीजिए। जी जी, आप टिप्पणी कीजिए। देखिए, कीर्ति निधि पांडे जी ने जो सवाल उठाए जी, मैं कीर्ति निधि पांडे जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो भी हत्या अपराध उत्तर प्रदेश में हुए, यदि एक भी अपराध ऐसा हो जिसमें अपराधियों को गिरफ्तारी न हुई हो, त्वरित उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई हो, तो सवाल बनते हैं। चाहे किसी जाति वर्ग समूह के साथ अपराध होना, हत्या होना कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत पीड़ादायक बात है। लेकिन किसी जाति वर्ग समूह का व्यक्ति हो, उसके साथ कहीं कोई अपराध हुआ हो और उसमें अगर सरकार ने त्वरित कार्रवाई न की हो, किसी अपराधी के साथ कोई शिथिलता बरती गई हो, तब तो कीर्ति निधि पांडे जी के सवाल बनते हैं। अन्यथा तो जो जहां अपराध होते हैं, कोई अपराध जो है, कौन अपराध कहाँ करने जा रहा है, किसी के मस्तिष्क पे नहीं लिखा होता। सरकार का प्रयास होता है, सरकारी तंत्र का प्रयास होता है कि आपराधिक घटनाएं कहीं न घटे, लेकिन उसके बावजूद भी अपराध का एक सामाजिक कारण भी होता है और उसके कारण कई बार परिवार के ही लोग आप दुश्मनी या ईर्ष्या द्वेष बस तमाम तरह की घटनाएं घटती रहती हैं जो मीडिया माध्यमों के माध्यम से आए दिन आती रहती है। तो ये कोई जो घटनाएं घटती हैं वो कोई सुखद समाचार नहीं है। लेकिन सरकार अगर अपने कर्तव्य में कहीं शिथिल हो, अपराधियों के प्रति कहीं शिथिल हो, तब तो सवाल जायज है। अन्यथा तो केवल जांच पांच की राजनीति को केवल एक हवा देने जैसी बात है जो कीर्ति निधि पांडे जी ने बात कही। ठीक है, कीर्ति भाई सहमत हैं आप जवाब से, क्योंकि आप ही ने सवाल उठाया था। राजेश जी जो सवाल मैं पूछा उसका जवाब कहाँ दिया इन्होंने? मैंने पूछा विकास दुबे का सहयोगी अमर दुबे, जिसकी शादी 30 जून को हुई थी और 2 दिन बाद विक्रू कांड हो गया था और अमर दुबे की पत्नी को षड्यंत्रकारी बता करके जेल भेज दिया गया था। उस खुशी दुबे का क्या कसूर था? मैं तो सवाल पूछा। और जहां तक इन्होंने कहा कि सारे मामलों में गिरफ्तारी हो गई,
कानपुर के अंदर संजीत यादव की हत्या होती है हाँ और उसके परिवार के लोगों से 30 लाख रुपया पुलिस के लोग फिरौती भी दिलाते जी आ हैं रहा हूं आपके पास। हाँ और संजीत यादव के नाम पे जो लोग गिरफ्तार हुए उनकी हत्या के नाम पर आज तक संजीत यादव की लाश बराबर नहीं हो पाई। संजीत यादव का परिवार अक्सर धरना दे रहा है और ये मांग कर रहा है कि पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच करा दी जाए। ये सरकार उस प्रकरण की सीबीआई क्यों नहीं कराती? उस परिवार का 30 लाख रुपया भी चला गया, उस परिवार का बेटा भी चला गया और हरीश जी कह रहे हैं सबके साथ न्याय हो रहा। अगर यही न्याय है तो क्षमा कर दीजिए, उन सब मामलों में उत्तर प्रदेश के लोगों को सब नहीं मामलों में चाहिए। अगर यही न्याय है तो ऐसा न्याय नहीं सारे कि उत्तर मामलों में प्रदेश के जांच लोगों हो रही है जो न्याय आप दे रहे हैं। और आप नहीं, सारे मामलों में जांच हो रही है, चाहे वो अमर दुबे की पत्नी का मामला हो चाहे हाँ। कोई अन्य मामले हो, सब में ठीक है। जो परिवार की संजीत यादव के जो संजीत सवाल यादव उठे की थे, लाश की बरामदगी हो उन सारे जो सवालों 30 लाख की रुपया उसके परिवार का पुलिस के लोगों ने वो सारे विषय जांच के को दिलवा दिया। क्या उस सारे पैसे की विषय जांच वसूली के हो दायरे पाई? में है। उसमें भी कंट्राडिक्टरी बातें कब तक जांच होगा? कब तक जांच सारी होगा? बातें जांच वो के- परिवार मांग कर रहा है सीबीआई जांच करा दीजिए, क्यों नहीं कराती आपकी सरकार ठीक है, सीबीआई? अगर वो भी क्या आवश्यक कराते होगा CBI सीबीआई जांच भी कराई जाएगी। ठीक है शैलेंद्र, आप क्या टिप्पणी बात करना कर चाह रहे रहे हैं? थे। हाँ शॉर्ट में, उसके बाद प्रभात जी आपके पास आ रहा हूं मैं। लगातार उसका परिवार पीड़ित परिवार न्याय मांग हाँ। रहा है, लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं। जो वहाँ भी- के अधिकारियों जो के साथ भी- सीबीआई जांच के लिए बात की जाएगी उत्तर प्रदेश के उत्तर मुख्यमंत्री प्रदेश में आप भैया सबके घोषणा साथ कर दीजिए, सबको आप न्याय यही आप उपलब्ध कर है। दीजिए भारतीय जनता पार्टी के निधि पांडे जी एक्साइज प्रवक्ता सबको- आप वही कर सबको दीजिए न्याय कि उपलब्ध सीबीआई जांच कराई जाएगी। आप वही राजेश कर जी, दीजिए। आवश्यकता हाँ, होगी शैलेंद्र तिवारी। उसकी सीबीआई जांच भी देखिए कराई। एक बात समझिए, कब करें? नहीं आप कहिए किसकी सीबीआई जांच होगी? हरीश जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं हाँ और उन्होंने आंकड़े गिनाए हैं। ठीक। तो एक ही बात कह रहे हैं कि तुम्हारी फाइलों में जो मौसम गुलाबी है ये दावा झूठा और आंकड़े किताबी हैं। आप एक जाति विशेष वर्ग के लोगों की हत्या करवा रहे हैं। मैं सीधे कहूंगा कि हत्या, और तमाम जातियों के अभी एक पत्र एमएलए का एक जो है वायरल हो रहा है। नहीं वो फर्जी है, उन्होंने कह दिया, खंडन किया उसका, उस पत्र का। सुन तो लीजिए। हाँ। अरे सुन तो लीजिए। लेकिन वो आखिर फर्जी सवाल है, तो बनता है। मैं जानता हूँ, पत्र फर्जी लेकिन है, सवाल तो बनता है। सवाल तो तो बन रहा है सरकार ना को भारतीय जनता पार्टी कि को इन आप बिंदुओं कुल पर जवाब देना मिलाकर के चाहिए। आप इन बिंदुओं पर जवाब दीजिए। हाँ। सवाल बनता है। हाँ। अब दूसरी बात, अब आप समझिए, इन्होंने अभी एक बात कही कि हम सारे मामलों में कर रहे हैं करके 3.5 साल बीत चुके हैं। हाँ। 19 महीने चुनाव के बचे हैं। हाँ। आप, मैं कहूंगा कि थानों पे तब तक कार्रवाई नहीं होती है जब तक छोटा अपराध बड़े अपराध के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाता। ठीक। और आज की तारीख में सीबीआई की जांच की बात जहां तक है, हाँ जब आप बिहार में सीबीआई की जांच बिहार के मुख्यमंत्री करा सकते हैं, हाँ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने बड़े मामले में जिसमें सीधा अपहरण है, वहां तो आत्महत्या को हत्या बनाने में जो है एफआईआर कराई जा रही है। ठीक है, ठीक यहाँ है। सीधा अपहरण हाँ, है। हाँ। क्यों नहीं करती सरकार? कहीं ना कहीं हीला हवाली करती है, मिली हुई है अपराधियों से। ठीक है। प्रभात त्रिपाठी, अपराधी आपने भारतीय जनता समाजवादी में पार्टी को शामिल भी है। सुना, कांग्रेस को भी सुना, भारतीय जनता पार्टी को भी सुना। अपराध पे भी बात होती है क्योंकि उसी मुद्दा कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद से जुड़ा हुआ है और फिर उसके बाद वो मूर्तियों पे आ जाता है, प्रतिमाओं पे आ जाता है। लेकिन जब हम 2022 की तस्वीर देखते हैं, क्या लगता है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में आके अपनी उपलब्धियां गिनवाएंगे तब ये चीजें मैटर करेंगी जो आज उठाई जा रही हैं, या फिर राम और परशुराम के नाम पे ही चुनाव होगा? देखिए राजेश जी, मुझे ये लगता है कि कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा उत्तर प्रदेश का, क्योंकि राम और परशुराम से अब जनता को पेट नहीं भरने वाला है। हाँ। एक कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा होगा और रोजगार और नौकरियां ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अपराधी अगर ब्राह्मण पक्ष में अपराधी है, हाँ। तो मैं मान के चलता हूं कि जितने अपराधी हैं ब्राह्मण, उन्होंने ब्राह्मणों की ही हत्या सबसे ज्यादा की है। अब ऐसे मौके में विपक्ष को यह दिख रहा है कि हमें बैठे बैठाए एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, क्योंकि 14% ब्राह्मण जो है उत्तर प्रदेश के अंदर डिसाइडेड फैक्टर है। तो विपक्ष अपनी वो नाकामी भूल के, जो पिछले भाई उनकी सरकार नाकामी की वजह से गई है, अब अगर वो विकास के नाम पे, अगर ये जात के नाम पे राजनीति करेंगे और मूर्तियों के नाम पे राजनीति करेंगे, तो निश्चित तौर पे मतदाता इनको खारिज कर देगा। विपक्ष को चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने 3.5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर
सप्लीमेंट नहीं किया। उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, क्योंकि उन्होंने जीरो टॉलरेंस के नाम पे वो सत्ता पे आए थे, और जीरो टॉलरेंस के नाम पे अगर सत्ता पे आए थे तो पिछली सरकार और इस सरकार में कितना अंतर रहा। अगर इस मुद्दे को लेकर विपक्ष जाएगा तो जनता उसकी बात सुनेगी। अब उनको मूर्ति और उनको राम मंदिर और राम मंदिर को बनकर हो रहा है, 3 साल में मिल जाएगा। तो प्रभात जी, तो क्या नहीं, प्रभात जी, मैं प्रभात त्रिपाठी ये समझना चाहता हूं कि क्या विपक्ष अब भी जनता का जो मूड है उसे भाप नहीं पा रहा कि मतदाता की सोच क्या है, वो क्या चाहता है? निश्चित तौर पे विपक्ष सड़क पे तो उतर नहीं रहा है, सड़क पे विपक्ष नहीं जा पा रहा है। विपक्ष क्या बात करते हैं आप? विपक्ष सिर्फ ट्वीट कर रहा है, आप सिर्फ ट्वीट कर रहा है। तो सड़क अरे अपनी बात यार, आप अपनी बात छोड़िए, कांग्रेस वाले अपनी बात छोड़े, अपनी बात आप बना कहने का। मैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप कहाँ विपक्ष में टिक रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? आप जीरो पे हैं, आप बना कहने का। आप नंबर 4 पे हैं, आप सब कुछ नंबर 4 पे रहेंगे। मैं उस विपक्ष की बात कर रहा हूँ जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो विपक्षी पार्टी है। आप भूल जाइए, आप भूल जाइए, आप भूल जाइए अपनी बात, आप भूल जाइए, 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 पत्रकारिता करते हैं, आप भूल जाइए। अरे तुम हो गया, तुम यार, तुम हो गया, तुम्हारी मैं गली में कौन है? तुम हो गया, तुम्हारी हैसियत क्या है मना करने का? बात करते हो मना करने का, 0% तुम्हारी हैसियत 0%। व्यक्तिगत ना हो, क्या दोनों को रोकूंगा नहीं, व्यक्तिगत हमला नहीं एक दूसरे पे। कीर्ति भाई, आपके पास आता हूं, क्या अब भी विपक्ष जो है वो जनता का मूड नहीं भाप पा रहा? आप लोग मूर्तियों की बजाय ये क्यों नहीं कहते कि हम अच्छी यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, हम बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे, भले ही परशुराम के नाम पे क्यों ना हो? राजेश जी, समाजवादी पार्टी 2017 के चुनाव में भी काम बोलता करना रहा। तुम्हारे तो गली के पकड़ा मेट्रो बनाने का मुद्दा उठाया था कि हमने लखनऊ में मेट्रो बनाया, हमने लखनऊ कीर्ति जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही। जी राजेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, राजेश जी, एक एक करके पूरी मर्यादा में। देखिए, आप सब लोग सम्माननीय है हमारे लिए, हम नहीं चाहते कोई व्यक्तिगत किसी के लिए हो। जरा इनसे कह दीजिए, ये आवाज बंद करें के बारे में, ये आवाज बंद करें अपनी जरा। हाँ, एक एक करके। हाँ, शैलेंद्र भाई, एक सेकंड। नहीं, शैलेंद्र जी, उन्होंने किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा विपक्ष सड़क पे नहीं है। मैं कह रहा हूँ विपक्ष अपनी सुनता पे है जी। कहाँ पूछा रहे हैं आप मना करने का? मैं मना कर रहा हूँ आपको, आप रुक जाइए मना करने का। मैं आपको मना कर रहा हूँ शैलेंद्र। कहाँ चिल्ला रहे हैं? अरे आप रुक जाइए एक मिनट, मना करने का। मैं विपक्षी पार्टियों की और बात कर रहा हूँ, आपकी बात तो मैंने की नहीं थी। आपको मिर्ची लग रही है आपको मना करने का? मैं समूचे विपक्ष की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ समूचा विपक्ष अगर जनता के मुद्दों को लेके सड़क पे नहीं उतरेगा और अगर वो राम और परशुराम की मूर्ति की बात करता रहेगा तो वो फिर 2022 भूल जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बड़े खेल के नाम पे, बड़े नाम पे सत्ता हासिल कर रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर समूचे विपक्ष ने मिलके अगर सड़क पे उतर के और सड़क पे उतर के मुद्दे उठाए, डेवलपमेंट के मुद्दे उठाए, अगर उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे उठाए, उन्होंने अगर ये जाति और धर्म पे फंसेंगे तो फिर ये चुनाव में फंसेंगे ये। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आप जाति और धर्म के आधार पे, मूर्तियों के आधार पे आप मुद्दे रखिए और हम उसका काउंटर करें। शैलेंद्र तिवारी, हाँ, आप ही के पास आऊं, आप टिप्पणी कीजिए। हाँ, इन्होंने बड़ी खूबसूरती से अच्छी बात कही, इसमें कोई दोहराने की सड़क पे उतरे। ये कोरोना काल में कौन सड़क पे उतरेगा? कौन सड़क पे उतरेगा? और सड़क पे उतर के मुकदमा लगवा दे, पेंडेमिक जमानत कौन कराएगा? अभी 1.5 साल पड़े हैं। दूसरी चीज ये है कि आज की तारीख में सवाल, ये बात सत्य है कि आप हॉस्पिटल के नाम पे वोट मांगिए, आप रोजगार के नाम पे वोट मांगिए, आप कानून व्यवस्था के नाम पे वोट मांगिए, आप परशुराम हॉस्पिटल बनवाइए, आप अंबेडकर हॉस्पिटल बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि आपने अब तक कुछ नहीं किया। आप सिर्फ और सिर्फ राम राम जपना, पराया माल अपना, यही किया है आपने। नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर अब तक के 3.5 वर्ष बीत चुके हैं। एक नए पैसे का विकास इस सरकार ने नहीं किया है। ठीक है, कुछ लोगों तक योजना पहुंच जाने से वक्त की कमी है। वक्त की कमी है। शैलेंद्र, हरीश जी, एक छोटी सी टिप्पणी। आपने तमाम तीनों मेहमानों को सुना, मैं अंतिम टिप्पणी आपकी चाहता हूँ।
देखिए शैलेंद्र जी को नहीं दिखाई पड़ेगा। हाँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे हम बना रहे हैं, आगरा, कानपुर, गोरखपुर में हम पूर्वांचल एक्सप्रेस की 70% जमीनें समाजवादी पार्टी की सरकार में गंगा खरीदी गई थी, उसका भुगतान हुआ था किसानों का। उत्तर प्रदेश में किसाना स्टेडियम का नाम आपने बदल दिया। जिस मेट्रो को हमने चालू किया, उद्घाटन किया, उसका आपने दोबारा उद्घाटन किया। आजमगढ़ किसी राज्य में, किसी शहर में, अन्य शहर में मेट्रो बनाया हो तो बताइए। विपक्ष के पास सकारात्मक कोई दृष्टि नहीं है, हाँ। इसलिए उसको विकास का कार्य दिखता नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल हरीश जी, वक्त की कमी है, आपको रोकूंगा, माफी चाहता हूं। कीर्ति निधि पांडे शुक्रिया, प्रभात त्रिपाठी आपका शुक्रिया, शैलेंद्र तिवारी शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि क्या प्रतिमाएं लगाने से किसी का भला होगा, और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब राम वर्सेस परशुराम की जो सियासत है वो किस ओर करवट लेगी? क्या इसी के आधार पे 2022 में चुनाव होगा? क्या जनता इसी आधार पे मतदान करेगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मतदान के बाद ही सामने आएगा, यानी चुनाव के बाद तस्वीर साफ होगी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।